नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका सीएनए यानी कि करंट न्यूज एनालिसिस। तो सीएनए के इस यूट्यूब चैनल में हम लोग देख रहे हैं एनएनए सीरीज। तो जैसा कि आपने इससे पहला वीडियो देखा था एनएनए यानी कि नेशनल न्यूज एनालिसिस। अगर आप राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूके एसएससी हो या यूके पीएससी हो, इसके अलावा सेंटर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है, दैनिक समसामयिक की घटनाओं को यहां पर हम कवर करते हैं। इससे पहले इस क्लास में अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने बेहतरीन तरीके से कराई है। आपका फीडबैक भी मांगा है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है, नीचे अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे रेगुलरली इस क्लास को बनाने की, अन्यथा आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वीकली या मंथली इस क्लास को लाया जाएगा। फिलहाल के लिए आपके जो दैनिक समसामयिक की घटनाएं होती हैं, अखबारों में इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, इन सबको हम यहाँ पर कवर करते हैं। ये आपके एग्जाम दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा आपके जो मानव जीवन में है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं या कहीं पर आपसी बातें कर रहे हैं, आपको जो समसामयिक की घटनाएं हैं इन्हीं के बारे में पता हो तो आपको उसका आनंद ही अलग आता है ना। बात करते हुए लगता है कि इंटेलेक्चुअल है हम लोग। दूसरी चीज क्या है, बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लासेस देखना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को यहाँ पर ये चीज मटेरियल जो है पीडीएफ के रूप में चाहिए होता है या कटिंग के रूप में चाहिए होता है। तो जितनी भी करंट अफेयर मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं, अगर आप लोग चाहो तो इन करंट अफेयर को अपने फोन में टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हो। इनसे कैसे जुड़ोगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएंगी। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर आप मुझे ER मुकुल नाम से फॉलो कर सकते हैं। अब फेसबुक पर फॉलो क्यों करना है, क्यों मैं आपको बार बार ये कहता हूं, क्योंकि फेसबुक पर आपको करंट अपडेट तुरंत हमारे द्वारा दे दी जाती है। मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन है आयोग का, कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कोई भी ऐसी घटना है जो आपकी छूट जाती है, वो आपको हमारे सोशल मीडिया के जरिए मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं, जैसा कि मैं कोई वीडियोस में सवाल रहते हैं तो उन सवालों का जवाब मैं अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर दे देता हूं। तो यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आपने अभी तक नहीं देखा हो, उत्तराखंड का एकमात्र प्रोग्राम है माई टॉक शो कर यहां आपने नहीं देखा है तो जरूर सर्च कर देखिएगा, जहां पर जो चयनित छात्र होते हैं वो अपना अनुभव साझा करते हैं आप लोगों के साथ में, जैसे उन्होंने परीक्षा निकाली, क्या उतार चढ़ाव उनके रहे, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, उसको आपके बीच में लाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परीक्षाओं में अपना चयन पाया। तो उनके अनुभव से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं देखा है तो यूट्यूब पर माई टॉक शो कर चैनल है, उसको जाकर वहां बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहां पर स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस पर मैसेज कर सवाल पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और मैसेज मैं एक अकेला इंसान करता हूं, तो आप लोगों को समझना होगा जब आप मैसेज करते हैं तो तुरंत रिप्लाई की आशा ना रखें। आपका रिप्लाई आएगा, चाहे एक दिन में आए, एक हफ्ते में आए, या हो सकता है 10-15 दिन में आए, पर रिप्लाई जरूर आएगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। शुरुआती क्लास में 2 फरवरी, ठीक है, तो समसामयिकी कब का है, ये 2 फरवरी की समसामयिकी है। इसमें सारी जो हम बड़ी बड़ी खबरें हैं 2 तारीख की देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है साथियों, फरवरी का माह जो होता है हमारे सरकार के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। फरवरी माह में क्या होता है, सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, फरवरी मार्च के माह में एक पूरे साल का बजट रखते हैं पटल पर। लेकिन इस वर्ष क्या है, लोकसभा चुनाव है, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार ने अंतरिम बजट जो है उसको पटल पर रखा है। किसके द्वारा रखा गया, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, ये वही मिनिस्टर है हमारी जिन्होंने ये कहा था कि प्याज महंगे हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूं। तो ये हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो बजट में बहुत सारी बातें की गई। अब यहां से ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन ये अंतरिम बजट है, हो सकता है इससे प्रश्न ना भी बने, लेकिन हमें ऊपर ही ऊपर देखना है। तो फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी बात है बजट की, इस वर्ष का 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पारित किया गया। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि जो इस बार का बजट है वो कितना रखा गया, 47.66 लाख करोड़ का, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। इस अमाउंट का क्या है, अंतरिम बजट, इसको पटल पर रखा गया। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा रखा गया। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। देखो अब यहां पर ना रुपया कहां से आता है, कहां से जाता है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा, जब आपका आज से पहले यानी कि 2022 में पटवारी की परीक्षा हुई थी, उस समय वो रद्द हो गई थी, उसमें एक प्रश्न आया था, आपको भली बात याद होगा कि जो हमारा राज्य का बजट है, इसमें बजट में सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होती है। तो तब से ये वाला ट्रेंड चल गया और ये प्रश्न भी हाईलाइट में आने लगा। तो अब
पिछली बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था कि बजट से रिलेटेड आपका जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी 31 दिसंबर वाली, उसमें भी आया था। तो यहां पर केंद्र का भी है, ठीक है। उत्तराखंड का आपको पता है कि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो केंद्र अनुदान से आता है, यानी जो केंद्र है, केंद्र सरकार उत्तराखंड को बजट देती है, तो सबसे ज्यादा हमारे बजट में पैसा वहीं से आता है। तो फिर जो केंद्र का बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो यहां पर देखिएगा जो ग्राफ है आपके समक्ष ये रहा। तो इस ग्राफ में देखिए जो रुपया है उधार और अन्य देयताएं 28% क्या है, हम लोग उधार लेते हैं, चाहे वो विदेश से लेते हो कहीं से भी लेते हो। हमारा जो बजट की सबसे बड़ी जो आय है, मतलब जो हमारा पूरा 47.66 लाख करोड़ का बजट है, इस बजट में 28% हम लोग उधार, ठीक है, उधार और अन्य देयताओं के द्वारा ये बजट आता है, ठीक है, ये रुपया आता है, जिसमें से 17% तो निगम कर होता है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स है वो दूसरे नंबर पर है, आयकर, यानी जो इनकम टैक्स है वो है दूसरे नंबर पर 19%, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके अलावा माल एवं सेवा कर व अन्य कर जो आपका जीएसटी वगैरह है ये 18% है, यानी सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग उधार लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा है 28% हम उधार लेते हैं और अन्य देयताओं के द्वारा 28% आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 19% आयकर और तीसरे नंबर पर जीएसटी और अन्य कर आता है 18% और निगम कर चौथे नंबर पर आता है 17%। इसके अलावा छोटे छोटे यहां पर बटे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया रुपया कहां से आता है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, हर रुपये में 63 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से मिलेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। हर रुपये में 63 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो रुपया आ गया, ठीक है, ये सरकार के पास रुपया आ गया। अब सरकार ने क्या करा, टेबल पर इस रुपये को रखा, अब ये रुपया खर्च कहां हो रहा है, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड के अगर परिवेश में बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है भत्ते और पेंशन वगैरह में देने में जाता है ना, और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं में जाता है। तो ये पैसा आया, अब ये पैसा गया कहां पर, ठीक है। तो केंद्र सरकार का पैसा है, सबसे अधिक पैसा कहां पर जा रहा है, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, यानी केंद्र सरकार क्या करती है, जो उसके पास बजट आ रहा है उस बजट से सबसे अधिक पैसा राज्यों को बांट देती है। जैसे उत्तराखंड को सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है, केंद्र से, इसी प्रकार से जो 28 राज्य है और हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनको केंद्र सरकार क्या करती है, उधार देती है, कर्ज देती है। और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसकी होती है 20% की, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर बात करें हम, वो भी 20% है ब्याज अदायगी, ठीक है, ब्याज अदायगी पर 20% ये खर्च करती है। इसके अलावा इस बार जो हमारा रक्षा बजट है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8%, यानी अगर हम बात करें 47.66 लाख करोड़ का 8% कहां पर खर्च हो रहा है, रक्षा में हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा रक्षा बजट जो है ऊपर उठता जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं में, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर बहुत सारी योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं पर 16% हमारे बजट का हिस्सा खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा कहां होता है, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जाता है। इसके बाद जो ब्याज अदायगी दी जाती है, उसके बाद तीसरे नंबर पर किसकी बारी आती है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं को खर्चा होता है। इसके अलावा 4% पेंशन में जाता है, केंद्र परियोजनाओं में 8% जाता है, ठीक है, आर्थिक सहायता में 6% जाता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरणों में 8% जाता है। ये चीजें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा, ठीक है, इस बार जो प्रमुख 5 चीजें हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा बजट में क्या क्या रखी गई, आयकर दरों में बदलाव नहीं होगा कोई भी, जो भी इनकम टैक्स की आपकी रिटर्न्स की पॉलिसी होती है, इतने लाख में इतना रिटर्न देना पड़ेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सेहत पर जोर दिया गया है, जो आपने सुना भी होगा, जो निर्मला सीतारमण ने सर्वाइकल कैंसर, हाल ही में पूनम पांडे के द्वारा एक बहुत गंदा मजाक किया गया, आपने सुना होगा, उन्होंने अपने पीआर टीम के जरिए अपने आप को मृत घोषित करवा दिया था। उसके 2 दिन बाद निकलकर अंडरटेकर की तरह आई, देखो भाई मैं तो जिंदा हूं। मैं तो आपको ये बताना चाह रही थी कि सर्वाइकल कैंसर नाम की भी कोई चीज होती है, तो उनके द्वारा इस पर बताया गया, जिस पर ये बात दरअसल हुई ये थी जब हमारे वित्त मंत्री ने इस पर बात करी, जब इसके लिए वैक्सीनेशन की बात करी, सर्वाइकल कैंसर आपने सुना होगा, तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पूनम पांडे ने जब ये मजाक करा, मजाक का मतलब है अवेयरनेस फैलाई और इससे पूरे भारत में एक मैसेज गया कि सर्वाइकल कैंसर भी कुछ चीज होती है, तो वहां से लोगों को पता लगा। तो कुछ लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये चीज जो है गंदी है, कि ऐसे मरने का मजाक मत नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने बेहद अच्छा काम करा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मुफ्त बिजली का मतलब क्या है
यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनाओं के तहत सोलर पैनल के जरिए 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट, ठीक है, कितने यूनिट? 300 यूनिट। चौथा है 2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। अब ये किताबों में बनते हैं, कागजों में बनते हैं, ये नहीं पता है आपको। यहां से नोट क्या करना है? पीएम आवास योजना, ठीक है, नीचे कमेंट करना है पीएम आवास योजना कब की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, चर्चाओं में रहती है। नए रेल गलियारे, ठीक है। पांचवा क्या है? 3 आर्थिक रेल गलियारे बनेंगे जिसमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट, बंदरगाह संपर्क यातायात गलियारा शामिल है। 40,000 बोगियां वंदे भारत के तहत अपग्रेड की जाएंगी। तो ये बजट की छोटी मोटी बातें थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। तो बाकी यहां पर देख लीजिएगा भाई, बजट में इतना मुझे लगता नहीं है कि यहां से इतने अधिक प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर एक और चीज नोटिस करिएगा कि जो भारत है, भारत के अंतर्गत जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, ये प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड में भी आपको बताया, तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोगुनी हो गई है। यानी अगर बात करें कितनी हो गई है, तो वर्ष 2022-23 में जो भारत के प्रति व्यक्ति आय है 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो जो 2014-15 में कितनी थी? ये थी 86,647 रुपए मात्र क्या थी? प्रति व्यक्ति आय भारत की थी। कब? 2014-15 में, जब नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद आज उनके 10 साल बाद कार्यकाल में जो आय है वो दोगुनी हो गई है, ऐसा सरकार का कहना है। कितनी हो चुकी है? 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय अभी वर्तमान में भारत के हर व्यक्ति की है। यानी कि मतलब क्या है? भारत का एक आम नागरिक, एक व्यक्ति जो कमाने वाला है, साल में 1,72,000 रुपए कमाता है। अब ये कितना कमा, इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, टोटल यहां पर आपके पास चार्ट पड़ा है कि कौन कौन से देशों के जो सबसे अमीर हैं, ठीक है। यहां पर अलग अलग देशों का चार्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा हम इसको स्किप कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या अच्छा, एक और योजना यहां पर जो इस बार थोड़ा सा बताया जा रहा है, चर्चाओं में है, ठीक है, कि 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। तो लखपति दीदी पढ़ लेना एक बार, अपने उत्तराखंड में भी धामी जी जो है बार बार इसका जिक्र करते हैं, लखपति दीदी, लखपति दीदी। तो इस लखपति दीदी को पढ़कर चले जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखपति दीदी योजना कब की है? बाकी यहाँ पर बजट से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। मनरेगा योजनाओं में मजबूती मिलेगी, ठीक है। मनरेगा को पढ़ लेना, कब की है, कब से शुरू हुई है, कब इसके आगे मनरेगा जोड़ा गया, ठीक है, कब इसका नरेगा नाम था। आधुनिक तकनीकी से लैस होंगी सेना, तो सेना का बजट आपको बताया 8% क्या है, हमारा रक्षा बजट हो चुका है, ठीक है। हर बार रक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बड़े अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, ठीक है, बड़े अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने जो बेसिक करंट अफेयर है इसकी ओर। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, तो हाल ही में जो आईआईटी इंदौर है, ठीक है, वो क्या बना है, इस चीज को याद रखिएगा, आईआईटी इंदौर, ठीक है। आईआईटी इंदौर सैटेलाइट कैंपस टू बी सेट अप इन उज्जैन एमपी मिनिस्टर। तो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर जी ने क्या बताया? देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर होगा? आईआईटी इंदौर, ठीक है। आईआईटी इंदौर के द्वारा उज्जैन में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, अगर प्रश्न बन जाए कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कौन सा आईआईटी है, तो आईआईटी उज्जैन यहां पर हो जाएगा, ठीक है, आईआईटी इंदौर, सॉरी, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले करंट अफेयर की ओर। इंडियन नेवी डिक्लेयर्स 2024 एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ठीक है। तो भारतीय नौसैनिक ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। तो हाल ही में किसके द्वारा यह घोषित किया गया, ऐसा प्रश्न बन जाए तो भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो किस सेना के द्वारा इसको नागरिक वर्ष घोषित किया गया है? आ जाएगा आर्मी के द्वारा, ठीक है, आ जाएगा नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा। तो ये किया गया है भारतीय नौसेना यानी नेवी के द्वारा नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि 2023 का वर्ष क्या था, मिलेट यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। और इसी तरीके से भारतीय नौसेना ने क्या करा है, 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है। तो भारत का जो पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है ये कहां पर हुआ है, तो हाल ही में, ठीक है, मंगलुरु, यानी बात हो रही है कर्नाटका की। इस चीज को याद रखिएगा। इमर्ज 2024 नामक इस फेस्टिवल का आयोजन 16 से 18 फरवरी के मध्य मंगलौर में किया जाएगा। भारत का पहला बीज, ठीक है, बीज यहां पर बात हो रही है, बीज यानी कि
जो बीच, आप गोवा बीच होता है ना, वो सुना होगा आपने, जो समुद्र के किनारे बैठा जाता है, ये वाला बीज नहीं, अनाज का बीज नहीं, ये बीच की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बीच की बात हो रही है। इंडिया फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट फ्रॉम Feb 16, तो यानी बीच का फेस्ट कहां पर मनाया गया? मंगलुरु कर्नाटका में मनाया गया। हाल ही में इमर्ज 2024 नामक इस फेस्टिवल का आयोजन 16 से 18 फरवरी के मध्य मंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है आपके पास, भारत में अब कुल 80 रामसर स्थल होंगे। तो आपको जैसा कि पता है, लास्ट ईयर भारत अमृत, जो हमारा जो भारत है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, यानी 75 साल हमारे भारत को हो चुके थे आजाद हुए, ठीक है, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे हम लोग। तो उसमें क्या था, हमारी जो रामसर साइट थी सरकार ने 75 कर दी थी, लेकिन 75 से बढ़ाकर अब उसमें 5 साइटों को और जोड़ दिया गया है, और अब कुल कितनी रामसर साइटें हो गई है? टोटल 80 रामसर साइटें हो गई हैं। तो रामसर साइट क्या होती है? आपने देखा होगा, वेटलैंड की बात यहां पर हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, भारतीय वेटलैंड, अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब आता है, यानी कि जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब आता है, ये प्रश्न भी बनता है। तो 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस आता है, ये चीज नोट करिएगा। ये आपको पता है ईरान में ये हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, इसलिए यहां पर आर्द्र भूमि दिवस मनाने का, यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तराखंड के अंदर एकमात्र रामसर साइट कौन सी है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बार बार बताइए, बहुत बार बताइए, बहुत बेसिक है। उत्तराखंड के अंदर रामसर साइट कौन सी है, कब उसको घोषित किया गया था, दोनों चीजों को कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल सरकार ने क्या करा है, अब 5 साइटों को और जोड़ दिया है रामसर में, तो 75 + 5 कितनी हो गई? टोटल 80 रामसर साइट हो गई है। ये 5 कौन कौन सी हैं? कर्नाटका के 3 स्थल इसमें जुड़े गए हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और आधानिशनी एस्चुरी, ठीक है, इसको करा गया है, और बगाड़ी केर कंजर्वेशन रिजर्व को किया गया है। तमिलनाडु के 2 और स्थलों को इसमें जोड़ा गया है, तो 3 कर्नाटक के, 2 तमिलनाडु के, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर मैं आपसे पूछूं रामसर स्थल कहां पर है पूरे भारत के अंदर, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु में 16, ठीक है, 16 रामसर स्थल सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर हो जाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी को आता है। तमिलनाडु गेट्स 2 मोर रामसर साइट्स, टॉप्स द कंट्री विथ 16 साइट्स, तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर टोटल साइट्स कितनी हो गई है अब हमारे पास? रामसर 80 साइट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर की ओर। वैज्ञानिकों ने तैयार किया बंदर का क्लोन, तो जो साइंटिस्ट है इनके द्वारा बंदर का क्लोन ही तैयार कर दिया गया। भैया टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको भी पता है। कल जिस जमाने में आप रेडियो सुनते थे, रेडियो से टीवी में आए, टीवी से फोन में आए, आज तो एआई का जमाना है, आपको भी पता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने तैयार किया बंदर का क्लोन, ठीक है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने बंदर का क्लोन तैयार किया है। तो चीन ही है भैया, कोरोना वायरस भी इन्होंने ही बनाया था, बंदर का क्लोन भी इन्होंने बनाया है। तो जितने वायरस आते हैं ये सब चाइना ही लेकर आता है, और साथ में क्लोन भी चाइना ही बनाता है। मतलब क्या है, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, ठीक है। तो 2 साल के इस बंदर का नाम रेट्रो है। हाल ही में आपसे पूछ लेगा किस देश के द्वारा बंदर का क्लोन तैयार किया गया, तो चाइना के द्वारा बंदर का क्लोन तैयार किया गया। और इस बंदर का नाम क्या रखा गया, तो रेट्रो इस बंदर का नाम रखा गया, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया क्लोन बंदर, ठीक है। रिसिस मंकी का क्लोन तैयार किया गया, ठीक है, रिसस मंकी का क्लोन तैयार किया गया, ठीक है। बंदरों का क्लोन तैयार करने में पहली बार सफलता मिली है, और किस देश को मिली है? चाइना को मिली है। चाइना यानी कि कोरोना वायरस को मिली है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चाइना कौन है? कोरोना वायरस का जन्मदाता। लंबे समय तक मिली विफलता के बाद बंदर का क्लोनिकल में मिली सफलता। तो ये बंदर आप जाली के अंदर देख सकते हो, ये चाइनीजों के द्वारा बनाया गया है, जो चाइनीज वैज्ञानिक है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। डीआरडीओ ने पीएसएलवी C-58 रॉकेट से लॉन्च प्लोट पर ग्रीन प्रोफेशनल सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है। किसने किया? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया है, ये पीएसएलवी C-58 से, इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा है ये पूछ लेता है आपसे, पीएसएलवी C-58 रॉकेट, ठीक है। इससे क्या लॉन्च किया है? प्लेट पर ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत इसे बेंगलुरु के स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एयर एक्सपोज प्राइवेट लिमिटेड में विकसित किया गया है। तो ये पूछ सकता है आपसे किसके द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो डीआरडीओ के द्वारा। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो पीएसएलवी C-58 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो डीआरडीओ ने कक्षा में लॉन्च किया ग्रीन
प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, तो कहां पर कक्षा में लॉन्च किया? ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम। तो हाल ही में ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से किया गया? PSLV C58। ठीक है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ लेगा किस संस्था के द्वारा कि ये ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। और कौन से रॉकेट से? PSLV C58। बाकी किस लैब में तैयार हुआ ये इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां पर पढ़ लेना, डीआरडीओ ने PSLV C58 रॉकेट से लॉन्च किया, प्रोपेल्ड ग्रीन सिस्टम को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, डीआरडीओ ने यहां पर सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और है यहां पर, केन बेतवा परियोजना का जून तक शुरू हो सकेगा काम? तो केन बेतवा परियोजना, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ दूंगा, थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी। जो केन बेतवा परियोजना है कौन सी नदी पर है? उत्तराखंड में 3 बार ये प्रश्न आ चुका है, मैं आपको बता दूंगा। लोअर पीसीएस। ठीक है, लोअर पीसीएस 2021 का 21 या 22 का पेपर उठा लेना, साथ में वीडियो का पेपर उठा लेना। ठीक है, वीडियो 2023 में री एग्जाम का पेपर उठा लेना। दोनों एग्जामों में प्रश्न आया है, कोई नकार नहीं सकता है, या वीडियो में या किसी एग्जाम में आया है। लोअर बीसीएस में तो आया ही आया है ये प्रश्न कि केन बेतवा परियोजना किस नदी पर है। तो 2 बार आ चुका है। अब जैसा कि मैं बोलता हूं, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। 10 नंबर की तो आती है, या 5 नंबर की आती है, या 2 नंबर की आती है, या आती नहीं है। लेकिन करंट अफेयर करंट नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। मतलब क्या है कि करंट अफेयर करंट नहीं होती है? मान लो केन बेतवा परियोजना है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे ये पूछेगा कि केन बेतवा योजना की ये चर्चा में है। अब पूछेगा कैसे? किस नदी पर है, किस राज्य को इससे लाभ होता है? तो केन बेतवा नदी जो है ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड में मतलब चर्चाओं में रही है। तो चर्चाओं में जो भी घटनाएं रहती है उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, ये चीज हमेशा याद रखिए। जो आपके आसपास में, जैसा कि मैं उत्तराखंड के परिपेक्ष में बोलता हूं, मान लो आपने मंदिर रटा कि भैया सेमुखे मंदिर कहां है, आपने रटा ज्वालपा देवी मंदिर कहां है, सुरखंडा मंदिर कहां है। कितने मंदिर रटोगे? अनगिनत मंदिर है, देवभूमि है हमारी उत्तराखंड। कितने मंदिर आप लोग रटोगे? मंदिर वही पढ़ने होते हैं जो टॉपिक, मतलब जो न्यूज़पेपर में या फिर इधर उधर चर्चाओं में रहते हैं। मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, और चर्चाओं में है, किसी मंदिर को सीएम ने वहां पर विजिट करी, या किसी मंदिर में कोई खास मेला लगा है, तो जब भी चीजें चर्चाओं में रहती हैं उन चीजों को अलग से लिखो, हाईलाइट करो। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये एक बेसिक और स्टैंडर्ड तरीका है चीजों को स्पेसिफाई करने का। ठीक है, होता क्या है, इतनी सारी परियोजनाएं हैं, हम रटते रहते हैं 100-150 परियोजनाएं, लेकिन एग्जाम में तो एक ही परियोजना आनी है। आपको पता है एक ही परियोजना आनी है। तो ऐसा होता है कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो आपको करना क्या है, पूरे साल में देखना है कि कितनी परियोजनाएं जो है ट्रेंड में रही हैं, उन परियोजनाओं को अलग से लिखना है, वो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर केन बेतवा परियोजना की। तो इससे जो लाभान्वित राज्य है, कौन कौन से, किन राज्यों को होता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को होता है। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो 4 जिलों के उत्तर प्रदेश को और 5-6 जिले के मध्य प्रदेश को। इससे हमें इतना मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपके लिए क्या है, जो केन बेतवा परियोजना है इसकी लागत 44,605 करोड़ रुपए की है, जिसका 90% जो है केंद्र सरकार राशि देगी और राज्य सरकारें देगी 5-5%। 5-5 कौन? 5% यूपी देगा, 5% एमपी देगा। ठीक है, केन बेसिन उत्तर प्रदेश में सिंचाई का इसको जो है प्रतिशत मिलता रहेगा। ये जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये फायदा पहुंचाती है ये परियोजना। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। किस नदी पर है, कितने वार्ड की है, ये सब आप बताओगे नीचे कमेंट कर। उत्तर प्रदेश नवाचार में देश का अग्रणी राज्य। तो हाल ही में सरकार के द्वारा, ठीक है, नवाचार सूचकांक जारी किया गया। नवाचार राज्यों की हिस्सेदारी प्रतिशत, यहां पर आपके पास पूरा कार्ड है, इसमें दिया गया है किस राज्य का कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो 2004 से 13 तक और 2014 से 23 तक 2 बार इसमें आया है रिपोर्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नवाचार में देश में अग्रणी राज्य। हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में नवाचार राज्य में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा। कब से कब तक? 2014 से 2023 तक ये चीजें जारी की गई। ठीक है, कब से? 2014 से 23 तक दौरान यूपी की हिस्सेदारी 7.2% पहुंची। ठीक है, तो यूपी टॉप पर है 7.2% के साथ। बात करें उत्तराखंड की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अपना उत्तराखंड है 7वें नंबर पर, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है? 1.4। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब
यहां पर क्या है, उत्तराखंड कौन से नंबर पर है, 1.4 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। 5% यूपी की थी हिस्सेदारी 2004 से 13 तक, ठीक है। तो इससे पहले कब से कब तक हुआ था, 2004 से 13 तक हुआ था, जिसमें यूपी की 5% थी, अब बढ़कर 7.2 हो गई है। इससे पहले उत्तराखंड की तो ये अब है 2014 से 23 तक। अगर बात करें उत्तराखंड की 2004 से 13 तक कितनी थी, 0.7% हिस्सेदारी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश नवाचार में देश का अग्रणी राज्य है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश नवाचार के मामले में 7.2% भागीदारी के साथ सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है। यानी नवाचार का मतलब क्या है, उभरता हुआ राज्य। अच्छी बात है, अपना उत्तराखंड भी 7वें नंबर पर है, और 7वां तो वैसे भी लकी नंबर है, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी का 7वां नंबर है, तो अपने उत्तराखंड का भी नंबर 7 है। इस चीज को याद रखना, उभरता हुआ उत्तराखंड ना, जो भी उभरती हुई चीजें हैं इस चीज का याद रखिएगा। 7वें नंबर पर है उत्तराखंड 1.4 पॉइंट की हिस्सेदारी के साथ, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार वर्ष 2024 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी, इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ये आपसे पूछ सकता है कि इस बार 2024 में वेटलैंड दिवस कब आता है। सबसे बड़ी बात है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को आता है। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इस बार की थीम हो जाएगी 2024 की। तो जितने भी मेरे भाई बहन, छोटे दोस्त, मित्र या कोई भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की कर रहे हो, चाहे आप लोग आरओ की कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी के किसी भी एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, वेरियस आपके एग्जाम हो सकते हैं, कोई से भी मुझे नहीं पता है आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी करंट अफेयर पूछी जाती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। डेली नोट्स बनाइए, करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। इसके विपरीत आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये भैया करंट अफेयर ज्यादा हो रही है, क्लास लेंथी हो रही है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम से पढ़ सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, टेलीग्राम चैनल में जुड़ो, खुद से पढ़ लो, ठीक है। समय बर्बाद मत करो अपना, क्योंकि समय कीमती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये करंट अफेयर जो है आपको जैसे कि मैं बता रहा हूं ना, करंट अफेयर करंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।